वेलकम स्टूडेंट्स। हम बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत अरस्तू का अध्ययन कर रहे हैं। और अरस्तू, जैसा कि मैं आपको बताया है कि एक यूनानी राजनीतिक चिंतक है और इसे हम राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। अरस्तू का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है द पॉलिटिक्स, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। और द पॉलिटिक्स के अंतर्गत हमने अरस्तू के संविधान का वर्गीकरण है, अरस्तू के अनुसार राज्य क्या है और अरस्तू के अनुसार नागरिकता क्या है, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज जो हम वो करेंगे कि अरस्तू के अनुसार क्रांति क्या है, कि अरस्तू के क्रांति संबंधी जो विचार हैं वे क्या हैं। क्योंकि अरस्तू ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स के जो भाग 7वां है उसमें क्रांति संबंधी जो विचार हैं उनका विस्तार से वर्णन किया है। और कि किस प्रकार से क्रांति क्या है, किस प्रकार से एक राज्य में क्रांति हो सकती है और उस क्रांति को रोकने के उपाय क्या क्या हैं, ये अरस्तू ने बताया है कि क्रांति क्या है, क्रांति के होने वाले कारण क्या हैं और क्रांति को कैसे एक राज्य के द्वारा रोका जा सकता है। अब सबसे पहले कि अरस्तू के अनुसार क्रांति क्या है। जिस प्रकार हम आधुनिक जो विश्व का इतिहास है उसमें देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति या कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, साम्यवादी क्रांति, उस प्रकार की क्रांति नहीं है। अरस्तू का क्रांति से जो आशय है वह इनसे अलग है। अरस्तू के अनुसार शासन में, संविधान में, राज्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन क्रांति है। जिस प्रकार हमने संविधान के वर्गीकरण के अंतर्गत अध्ययन किया था कि शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या है, शासन करने का उद्देश्य है, किस प्रकार के 3 या 6 शासन प्रणालियां हैं। अब इनमें कि अरस्तू के अनुसार क्रांति का जो अध्ययन है इसके आधार पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें अरस्तू के अनुसार क्रांति राज्य में, संविधान में, शासन में परिवर्तन ही क्रांति है। अब क्रांतियों के जैसे प्रकार के रूप में कि अरस्तू क्रांति जैसे शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन होना, एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन, अनेक व्यक्तियों का शासन, उसमें परिवर्तन होना क्रांति है। दूसरा कि शासन व्यवस्था में परिवर्तन होना, शासन व्यवस्था में अर्थात राजतंत्र है, धनिक तंत्र है, लोकतंत्र है, इस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू होना, वह शासन व्यवस्था में परिवर्तन होना। और जो तीसरा है इसके अंतर्गत कि शासन व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन होने की अपेक्षा सीमित मात्रा में परिवर्तन होना। इस प्रकार अरस्तू क्रांति के अंतर्गत अपना कि शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन, शासन व्यवस्था में परिवर्तन और शासन व्यवस्था में सीमित रूप में परिवर्तन होना, ये क्रांति के प्रकार बताता है। इसके साथ साथ अरस्तू के द्वारा कि क्रांति के कारण क्या है वे भी बताए गए हैं। और क्रांति के कारण के अंतर्गत कि सामान्य कारण क्या है और विशिष्ट कारण क्या है। सबसे जो क्रांति के जो सामान्य कारण हैं अरस्तू बताता है कि असमानता और अन्याय, ये 2 अरस्तू के अनुसार क्रांति के सामान्य कारण हैं जो कि सभी जगह हमें देखे जा सकते हैं। कि राज्य में किसी भी प्रकार की अगर जनता असमानता महसूस करती है तब वह क्रांति के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। कि किसी भी प्रकार की एक ही राजा के द्वारा शासन व्यवस्था के द्वारा संचालित है और उसके बाद वह शासन व्यवस्था उनके साथ असमानता करती है तब वह क्रांति करती है। दूसरा अन्याय, कि जब लगता है राज्य में रहने वाले लोगों को कि शासन के द्वारा उनके साथ अन्याय किया जा रहा है तब वह क्रांति कर देती है। इसलिए असमानता और अन्याय ये दोनों ही क्रांति के जो सामान्य कारण हैं। इसके साथ साथ जो क्रांति के विशिष्ट कारण हैं उन विशिष्ट कारण के अंतर्गत कि जैसे क्रांति के विशिष्ट कारण में राजा के द्वारा स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति करना। अगर शासक जनता के हित की बजाय स्वयं शासन के उसमें पूर्ति में, स्वार्थों की पूर्ति में लग जाता है तब वह जो है अपने जनता उसके खिलाफ क्रांति कर देती है। कि व्यक्ति स्वयं अपने स्वार्थों की पूर्ति में लग जाता है तब वह
जनता क्रांति कर देती है। दूसरा जो है कि क्रांति का जो कारण है कि पुरस्कारों का असमानता के आधार पर वितरण करना। क्रांति का दूसरा कारण कि जो उपाधियों का, सम्मान का जो वितरण है, जो अयोग्य लोगों को वितरण कर देना, इसके अलावा जो योग्य लोग हैं उन्हें वितरण न करना, इसलिए कि वो है क्रांति के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरा जो है शासन के प्रति घृणा है कि जब जनता में शासन के प्रति घृणा हो जाती है तब भी क्रांति उसके द्वारा की जा सकती है। जो चौथा है कि शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार का होना, कि शासन में जब जनता सबसे ज़्यादा किससे होती है कि वह सबसे ज़्यादा परेशान इससे होती है कि शासन के जो लोग हैं वे भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं और भ्रष्ट तरीके अपनाने से उसमें क्रांति की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा कि एक समान लोगों का होना, एक समान व्यक्तियों का होना, इसके अंतर्गत एक समान होना, अगर राज्य के अंदर मान लो कि उच्च और निम्न वर्ग के अंदर सीमित रूप से कि दोनों में अंतर कम है, तो दूसरा वर्ग जो है वह निरंतर कोशिश करेगा कि वह किसी भी रूप से कम नहीं है और वह शासन के खिलाफ क्रांति कर देगा। कि दोनों के मध्य जो राज्य के वर्ग हैं उनके मध्य अंतर कम होना भी क्रांति का एक कारण है। इसके साथ साथ कि प्रमाद है, प्रमाद भी जो क्रांति का एक कारण है। भय भी क्रांति का कारण है कि भय, जैसे कि किसी भी राज्य के नागरिकों को अगर ये लगता है विशिष्ट समूह को कि जनता उनके खिलाफ उन्हें दंड दे सकती है, तब दंड के भय से वे उन लोगों के द्वारा राज्य के खिलाफ ही क्रांति कर दी जाती है। इस प्रकार क्रांति के जो कारण हैं, सामान्य कारण हैं, विशेष कारण हैं और विशेष कारणों के साथ साथ कि अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में अलग अलग कारण हैं। जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर क्रांति का प्रमुख कारण है कि जो वाग्वीर हैं, ऐसे नेता जो अपने भड़काऊ ओजस्वी भाषणों के द्वारा जनता की भावनाओं को ऊंचा उठाकर राज्य के खिलाफ विद्रोह करवा देते हैं। और इसलिए लगभग जो है कि जो नेता हैं, डेमागोग कहा गया जो इनको, कि वाग्वीर जो हैं वे लोकतंत्र में अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जनता की भावनाओं को उकसाकर क्रांति के लिए तैयार कर देते हैं। इसके अलावा धनिक तंत्र है, धनिक तंत्र में निर्धन लोगों की अत्यधिक उपेक्षा करने से भी क्रांति जो है उसका कारण बनता है। इसके अलावा जो क्रांति के रोकने के जो उपाय हैं कि क्रांति को किस प्रकार रोका जा सकता है, रोकने के कारणों में भी वह अरस्तु के द्वारा कि कुछ सामान्य कारण हैं, कुछ विशेष कारण हैं। अब कि क्रांति के सामान्य कारण जो रोके जा सकते हैं कि राजा को प्रजा के साथ घनिष्ठ संबंध रखने चाहिए, कि राजा जब प्रजा के साथ अच्छे संबंध रखेगा, सौहार्दपूर्ण संबंध रखेगा, तब प्रजा उसके खिलाफ क्रांति नहीं करेगी। प्रजा को अपनी संतान के समान मानेगा तब क्रांति नहीं करेगी। इसके अलावा जो दूसरा कारण है कि प्रजा को शासन व्यवस्था के अनुकूल तैयार करना, अर्थात अगर राजतंत्र है तो प्रजा को शिक्षा इस प्रकार की दी जानी चाहिए कि वह जो सेनापति हैं या सेना नायक हैं या योग्य व्यक्ति हैं या हीरो वर्शिप है उसका वह पालन करे। इसके अलावा कि संविधान की स्थापना, कि क्रांति को संविधान के द्वारा भी रोका जा सकता है कि संविधान के शासन के अनुसार अगर जनता संविधान के नियमों का पालन करेगी तो क्रांति को रोका जा सकेगा। इसके अलावा जो है कि क्रांति को जो रोकने का उपाय है, राज्य में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। जनता कब आक्रोशित होती है? जब भ्रष्टाचार अधिक होता है, जनता का धन का अपव्यय किया जाता है शासक वर्ग के द्वारा, तब उसमें क्रांति की होती है। अगर राजा ईमानदारी के साथ उसका संधारण करे तो क्रांति की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा निरंतर युद्ध का भय बनाए रखा जाना, कि क्रांति को एक राज्य के द्वारा कैसे रोका जा सकता है कि वह अपने स्वयं के अंदरूनी मामलों के बजाय बाहर की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित रखे, पड़ोसी राष्ट्रों की तरफ ध्यान आकर्षित करे और निरंतर भय का वातावरण रखे कि दुश्मन देश कभी भी आक्रमण कर सकता है। तब जनता में राष्ट्रभक्ति का संचार होगा और राष्ट्रभक्ति के संचार के साथ साथ जनता जो है क्रांति की बातें वह नहीं करेगी। इसके साथ साथ जो क्रांति को जो रोकने के उपाय के अंतर्गत कि योग्य व्यक्ति शासन का
प्रसार करना, योग्य व्यक्तियों को ही लाभ प्रदान करना, पुरस्कार प्रदान करना, ऐसे लोगों को नियुक्तियां देना जो कि योग्य हों। इसके साथ साथ निरंतर परिवर्तन करते रहना कि राज्य के योग्य व्यक्तियों को अवसर प्राप्त हो कि वे भी राज्य की शासन व्यवस्था में भागीदारी कर सकें। इस प्रकार अरस्तु अपने जो क्रांति संबंधी विचार हैं, मौलिक विचार हैं, 158 देशों के संविधानों के अध्ययन के आधार पर उसने विचार व्यक्त किए हैं। और उसमें वह एकदम कि क्रांति क्या है, क्रांति के कारण क्या हैं और क्रांतियों को रोका कैसे जा सकता है, क्योंकि उस समय का यूनान का जो काफ़ी हलचल वाला राजनीतिक व्यवस्था थी, काफ़ी अस्थायित्व था राजनीतिक व्यवस्था में। इसलिए अरस्तु ने स्वयं ने देखा था और अपने अनुभव के आधार पर तुलनात्मक रूप से उसने क्रांतियों का वर्णन किया है। और ये भी बताया कि क्रांति अलग अलग शासन, उसने ये भी बताया कि एक जो तानाशाह है वह अपने शासन को कैसे बनाए रख सकता है। तो इस प्रकार अरस्तु जो है वह एक राजनीतिक वैज्ञानिक और वैज्ञानिक की भांति उसने विभिन्न प्रकार की जो क्रांतियाँ हो रही हैं उनको रोकने के उपाय बताए। इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से अच्छी तरह से करें। और काफ़ी मौलिक विचार है ये, और कहीं ना कहीं जहाँ भी क्रांति हुई है उसमें अरस्तु की कोई ना कोई कारण उसके अंदर देखा जा सकता है। तब तक के लिए, अगले जो व्याख्यान है उसके लिए तब तक आप अपनी तैयारी रखें। ओके, थैंक यू।